नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की नींव से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें इस विषय की एक साफ तस्वीर देते हैं। और आज हम इस जानकारी को परखने और याद रखने के लिए एक अलग तरीका अपनाएंगे। हम एक एक करके 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये तरीका न सिर्फ जानकारी को मजबूत करेगा बल्कि हर तथ्य के पीछे जो महत्व है उसे भी उजागर करेगा। बिल्कुल। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल भारतवर्ष के नामकरण से जुड़ा है। इसका नाम किस पर आधारित है? देखिए, विकल्पों में जो नाम है सुदास, भरत, ययाति, दुष्यंत, ये सभी प्राचीन भारतीय इतिहास के जाने माने पात्र हैं। हाँ, सब बहुत महत्वपूर्ण नाम है। बिल्कुल। लेकिन जो पौराणिक परंपरा है वो मानती है कि राजा भरत का नाम ही इस देश के नाम भारतवर्ष का आधार है। एकदम सही। स्रोतों के अनुसार राजा भरत के नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अच्छा, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। भारतवर्ष में जो वर्ष शब्द है उसका क्या मतलब है? ये एक दिलचस्प सवाल है। आमतौर पर तो वर्ष का मतलब समय या साल से होता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस संदर्भ में इसका अर्थ अलग है। यहाँ ये एक भौगोलिक इकाई, एक भूभाग को दर्शाता है। तो क्षेत्र या प्रदेश सबसे सही विकल्प लगता है। एकदम सही। प्राचीन ग्रंथों में वर्ष का प्रयोग एक देश या क्षेत्र के लिए ही किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षेत्र, प्रदेश। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। विष्णु पुराण भारत की भौगोलिक सीमा को कैसे परिभाषित करता है? ये प्रश्न भारत की पौराणिक सीमाओं के बारे में है। अगर हम विकल्पों को देखें तो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण वाली जो परिभाषा है वो सबसे सटीक बैठती है। अच्छा। ये भारतीय उपमहाद्वीप की एक तरह से क्लासिक परिभाषा है। बिल्कुल। विष्णु पुराण में एक श्लोक भी है ना? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम। जी बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्र के दक्षिण व हिमालय के उत्तर। चलिए अब बात करते हैं इंडिया शब्द की। इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये कहाँ से आया? देखिए, इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी और फारसी स्रोतों से जुड़ी हुई है। वो लोग सिंधु नदी को इंडस कहते थे और उसी से इस पूरे क्षेत्र का नाम इंडिया पड़ गया। तो जो मूल स्रोत है वो सिंधु नदी है। सही विश्लेषण। मतलब सिंधु से इंडस और फिर इंडिया बना। बहुत दिलचस्प। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु। तो अब हम स्रोतों पर आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से कितने तरह के स्रोत हैं? इतिहासकारों ने स्रोतों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा है। एक है साहित्यिक स्रोत, मतलब जो भी लिखित ग्रंथ हैं। ठीक है। और दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी कि भौतिक अवशेष जैसे सिक्के, अभिलेख वगैरह। तो मुख्य रूप से 2 ही माने जाते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले वेद आते हैं। तो अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारे पास 4 वेद हैं। सामवेद संगीत से जुड़ा है, यजुर्वेद यज्ञ से और अथर्ववेद जादू टोने से। लेकिन जो ऋग्वेद है वो स्तुतियों का संग्रह है और उसे सर्वसम्मति से सबसे प्राचीन माना जाता है। बिल्कुल। ऋग्वेद को तो भारतीय यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ भी माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। अच्छा, अब वेदों को समझने में जो सहायक ग्रंथ हैं, वेदांग, उनकी संख्या कितनी है? हाँ, वेदांग मतलब वेदों के अंग। इनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शामिल हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या 6 है। सही गिना। वेदांगों की संख्या 6 ही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6। अगला प्रश्न पुराणों की संख्या के बारे में है। कुल कितने पुराण हैं? पुराणों में प्राचीन कथाएं, राजाओं की वंशावलियां और बहुत सारा ज्ञान शामिल है। इनकी एक निश्चित संख्या पारंपरिक रूप से मानी जाती है। और वो संख्या है 18। ये एक स्थापित तथ्य है। महापुराणों की संख्या 18 ही मानी गई है। 2 सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करते हैं। राजनीति और शासन कला पर लिखे गए अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं?
अच्छा, विकल्पों को देखते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी और कल्हण ने राजतरंगिणी। पतंजलि योग सूत्र से जुड़े हैं तो बचते हैं कौटिल्य। अर्थशास्त्र का श्रेय मौर्यकालीन विचारक कौटिल्य यानी चाणक्य को ही दिया जाता है। एकदम सटीक, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ही हैं। 2 सही उत्तर है ऑप्शन सी कौटिल्य। और अभी आपने राजतरंगिणी का जिक्र किया, तो अगला सवाल उसी पर है। विशेष रूप से कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? हाँ, तो जैसा मैंने कहा, हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीति पर है। राजतरंगिणी जिसका मतलब है राजाओं की नदी। बिल्कुल, और ये किताब विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास के लिए ही जानी जाती है। सही है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी भारतीय इतिहास लेखन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजतरंगिणी। वैदिक साहित्य के अलावा बौद्ध और जैन ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ क्या कहलाते हैं? देखिए, आगम जो है वो जैन साहित्य से जुड़ा है। त्रिपिटक, जिसका मतलब है 3 पिटारियां, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ हैं। और ये सबसे प्राचीन भी हैं। बिल्कुल, त्रिपिटक ही बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिपिटक। तो फिर जैन धर्म के ग्रंथ किस नाम से जाने जाते हैं? जातक कथाएं तो बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित हैं। सही। और जैसा अभी हमने बात की, जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनके समूह को आगम कहा जाता है। सही। जैन साहित्य को सामूहिक रूप से आगम ग्रंथ ही कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी आगम। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य की बात करते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? हाँ, ये सवाल तो बहुत बार पूछा जाता है। ये आदर्श वाक्य उपनिषदों से लिया गया है और विशेष रूप से मुंडक उपनिषद से। बिल्कुल सही। सत्यमेव जयते का स्रोत मुंडक उपनिषद ही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंडक। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों की। मौर्यकालीन भारत का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? अच्छा, फाहियान और हुएनसांग तो चीनी यात्री थे। अलबरूनी मध्यकाल में आए थे। तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। बिल्कुल, मेगास्थनीज के इंडिका मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए एक प्रमुख स्रोत है, भले ही वो अपने मूल रूप में अब उपलब्ध नहीं है। सही बात है। सही उत्तर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने मौर्य साम्राज्य में भेजा था। और उस समय मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। हाँ, तो वो उन्हीं के दरबार में थे। सही है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र में रहे थे। हाँ। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। एक और यात्रा वृत्तांत है, सी.यू. की। ये किसने लिखी? ये नाम एक चीनी यात्री के यात्रा विवरण का है। हुएनसांग, जो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे, उन्होंने ही अपनी यात्रा का जो पूरा वर्णन है वो सी.यू. की में किया है। बिल्कुल सही। सी.यू. की का मतलब है पश्चिमी दुनिया का रिकॉर्ड, और ये हुएनसांग की रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी हुएनसांग। और एक और महत्वपूर्ण किताब है किताब उल हिंद। इसके लेखक कौन है? ये ग्रंथ मतलब 11वीं सदी के भारत के ज्ञान, विज्ञान, धर्म और समाज का एक तरह से विश्वकोश माना जाता है। अच्छा, और इसकी रचना महमूद गजनवी के साथ भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने की थी। आपका विश्लेषण एकदम सही है। इसके लेखक अल-बरूनी ही हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी अल-बरूनी। चलिए, अब साहित्यिक स्रोतों से हटकर पुरातात्विक स्रोतों पर आते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा, विकल्पों को देखते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स तो सिक्कों का अध्ययन है, आर्कियोलॉजी पुरातत्व है, और एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान। तो अभिलेखों के अध्ययन के लिए जो विशेष शब्द है वो एपिग्राफी है। बिल्कुल सही। एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र ही अभिलेखों का अध्ययन है। सही उत्तर है ऑप्शन सी एपिग्राफी। और अभिलेखों की बात हो तो सम्राट अशोक का नाम सबसे पहले आता है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? देखिए, अशोक के अभिलेख खरोष्ठी, ग्रीक और अरामी में भी मिले हैं, लेकिन वो पश्चिमोत्तर सीमा पर ही सीमित है। अच्छा।
भारत के जो ज्यादातर हिस्सों में अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही हैं। सैयद अशोक के साम्राज्य का मुख्य हिस्सा ब्राह्मी लिपि का उपयोग करता था, जो हमारी ज्यादातर आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी। अब आते हैं सिक्कों पर। भारत के सबसे पुराने सिक्के क्या कहलाते हैं? इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, उन पर बस कुछ चिन्ह ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, जैसे कि उन पर आघात किया गया हो। आघात किया गया हो। जी, और इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। बिल्कुल सही तर्क। भारत के सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के ही हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आहत सिक्के। एक बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कलिंग के चेदी वंश के राजा खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन करता है। एकदम सही। ये अभिलेख राजा खारवेल के शासनकाल का एकमात्र स्रोत माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, खारवेल। अब बात करते हैं कालगणना की। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? देखिए, 78 ईस्वी तो शक संवत है और 319 ईस्वी गुप्त संवत है। विक्रम संवत ईस्वी सन से पहले शुरू हुआ था। तो सही तारीख? सही तारीख है 57 ईसा पूर्व। बिल्कुल, इसे 57 ईपू में विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया गया माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 57 ईसा पूर्व। और अब बात करते हैं शक संवत की। इसे किसने शुरू किया था? शक संवत का संबंध कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक से है, जिन्होंने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया था। और वो शासक थे? वो शासक थे कनिष्क। ये सही है। शक संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क ने ही किया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क। हमारा राष्ट्रीय पंचांग यानी जो भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? भारत ने अपने राष्ट्रीय पंचांग के लिए शक संवत को ही आधार बनाया है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है और इसे 1957 में अपनाया गया था। बिल्कुल सही जानकारी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, शक। अब कुछ विविध प्रश्न। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? अच्छा, वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की, कालिदास महान नाटककार थे और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। सही है। परंपरा के अनुसार वेदव्यास को महाभारत का संकलनकर्ता माना जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेदव्यास। दक्षिण भारत के प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। उसकी भाषा क्या थी? संगम जो है वो प्राचीन दक्षिण भारत में कवियों की सभाओं को कहा जाता था और ये पूरा साहित्य शास्त्रीय तमिल भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल, संगम साहित्य तमिल भाषा की एक अनमोल धरोहर है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिल। एक उपाधि है पंचम वेद यानी पांचवा वेद। ये किस ग्रंथ को कहा जाता है? यह उपाधि किसी ऐसे ग्रंथ को दी जाती है जो बहुत महत्वपूर्ण हो और आम लोगों के लिए सुलभ हो। तो विकल्पों में से पुराणों को उनके कथात्मक और ज्ञानवर्धक स्वरूप के कारण अक्सर पंचम वेद कहा जाता है। सही है। पुराणों को उनके व्यापक महत्व के कारण ये संज्ञा दी गई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुराण। ठीक है। चिकित्सा की प्राचीन भारतीय पद्धति आयुर्वेद का संबंध किससे है? वैसे इस प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसे उपवेद पूछना चाहिए था। हाँ, दिए गए विकल्प खुद ही उपवेद हैं। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, धनुर्वेद यजुर्वेद का, गांधर्व वेद सामवेद का और स्थापत्य वेद अथर्ववेद का उपवेद है। तो उत्तर तो विकल्प में ही है। बिल्कुल। आयुर्वेद स्वयं एक उपवेद है जो जीवन के विज्ञान से संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयुर्वेद। षड्दर्शनों में से एक योग दर्शन की स्थापना किसने की? देखिए, कपिल सांख्य दर्शन से जुड़े हैं, गौतम न्याय दर्शन से और कणाद वैशेषिक दर्शन से। तो फिर योग दर्शन को एक व्यवस्थित रूप देने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। ये बिल्कुल सही है। पतंजलि के योग सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पतंजलि। और हमारा अंतिम प्रश्न, जादू टोना, तंत्र मंत्र और औषधियों का ज्ञान मुख्य रूप से किस वेद में मिलता है? जैसा हमने पहले बात की, ऋग्वेद स्तुतियों का, सामवेद संगीत का और यजुर्वेद
यज्ञ के अनुष्ठानों का वेद है। लौकिक जीवन, जादू, चिकित्सा और इस तरह की जो बातें हैं वो अथर्व वेद में प्रमुखता से मिलती हैं। एकदम सही। अथर्व वेद को अक्सर लौकिक विषयों का वेद भी कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। और इसी के साथ हमारे सभी 30 प्रश्न पूरे हुए। हमने भारतवर्ष की अवधारणा से लेकर साहित्यिक, पुरातात्विक स्रोतों और ताल गणना तक के मतलब कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छुआ। हाँ, और ये अभ्यास दिखाता है कि कैसे ये छोटे छोटे तथ्य मिलकर इतिहास की एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। हर नाम, हर तारीख, हर ग्रंथ एक पहेली के टुकड़े जैसा है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। देखिए, हमने आज जिन तथ्यों पर चर्चा की वे अपने आप में स्थिर हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हम इन तथ्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो अतीत की कौन सी कहानी उभरती है और वो कहानी हमारे आज को कैसे प्रभावित करती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।